नमस्ते। जरा सोचिए एक ऐसी ट्रेड डील के बारे में जो भारत और यूरोप के बीच बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल दे। एक ऐसी डील जो दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक के दरवाजे भारतीय कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दे। और पता है क्या, ये अब सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत बनने की राह पर है। आइए समझते हैं कि ये सब है क्या। देखिए, इस समझौते को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, द मदर ऑफ ऑल डील्स। और ये नाम कोई मजाक नहीं है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब सवाल ये है कि ये कितना बड़ा है। तो सुनिए, ये समझौता भारत और यूरोप को मिलाकर 2 अरब लोगों का एक जबरदस्त मार्केट बना देता है। मतलब दुनिया की लगभग 1/4 आबादी अब एक सिंगल मार्केट की तरह काम करेगी। सोचिए जरा। तो आखिर क्यों इस डील को इतना बड़ा माना जा रहा है? देखिए, लगभग 2 दशक, जी हाँ 20 साल की बातचीत के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपने अब तक के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आखिरकार फाइनल कर लिया है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये कितनी बड़ी ताकत बनते हैं। ये पार्टनरशिप दुनिया की कुल GDP का 25% और ग्लोबल ट्रेड का 33% हिस्सा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक नई आर्थिक महाशक्ति के उभरने का साफ संकेत है। और टारगेट्स की बात करें तो वो भी काफी एम्बिशियस है। अभी दोनों के बीच सालाना ट्रेड लगभग 136 अरब डॉलर का है और लक्ष्य है इसे 2030 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना। ये एक बहुत बड़ी छलांग है जो इस समझौते की वजह से मुमकिन हो सकती है। तो बिजनेसेस के लिए इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है व्यापार के लिए ज्यादा सिंपल और प्रिडिक्टेबल नियम, इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी का कम होना, और हाँ, भारतीय सामान और सर्विसेज के लिए यूरोप के बाजारों तक एक आसान रास्ता। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस डील का असर होगा कैसा। कौन से भारतीय सेक्टर्स इसके सबसे बड़े विनर होंगे और किन्हें यूरोप से आने वाले तगड़े कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। टेक्सटाइल, फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे सेक्टर इस डील के सबसे बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल, खासकर प्रीमियम गाड़ियां और अल्कोहल जैसे सेक्टर्स में यूरोपियन प्रोडक्ट्स से कंपटीशन बढ़ सकता है। टैरिफ में बदलाव कितने बड़े हैं इसका अंदाजा लगाइए। भारतीय टेक्सटाइल्स पर ड्यूटी लगभग 0 हो जाएगी। भारतीय केमिकल्स पर जो 22% तक का टैरिफ था वो भी लगभग खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव देखिए, यूरोपियन लग्जरी कारों पर 110% का भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। हाँ, एक लिमिटेड कोटे के साथ। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस डील का फायदा रातों रात नहीं मिलने वाला। टैरिफ में जो कटौती है वो धीरे धीरे यानी फेज्ड मैनर में होगी और कोटा पर आधारित होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशकों को सब्र रखना होगा और सही कंपनियों पर नजर रखनी होगी। तो चलिए अब एक कंपनी को पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो इस मौके को भुनाने के लिए कैसे तैयार है। टेक्सटाइल सेक्टर से पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सीधे कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। वो देख रहे हैं कि यूरोपियन क्लाइंट्स अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं ताकि वो चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है जिसे डी रिस्किंग कहते हैं। और पर्ल ग्लोबल सिर्फ उम्मीदों पर नहीं चल रही, इसके नंबर भी काफी दमदार हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स हर साल औसतन 18% की दर से बढ़ी है और प्रॉफिट तो देखिए 57% की जबरदस्त दर से बढ़ा है। ये एक बहुत मजबूत नींव है जिस पर भविष्य की ग्रोथ टिकी है। जरा कंपनी की दूरदर्शिता देखिए। कुछ साल पहले तक कंपनी का 86% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता था। आज ये 50% से भी कम है। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए यूरोप, UK और जापान जैसे बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की है। और यही वजह है कि आज वो इस FTA का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं। लेकिन हाँ, तस्वीर का दूसरा पहलू यानी कि रिस्क्स को भी देखना होगा। कंपनी की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ ही क्लाइंट्स पर निर्भर है, जो एक रिस्क है। प्रमोटर होल्डिंग में भी थोड़ी कमी आई है और हाल की सेल्स ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। इन चीजों पर नजर रखना जरूरी है। चलिए अब सेक्टर बदलते हैं और फार्मा और केमिकल सेक्टर पर फोकस करते हैं और 2 और कंपनियों को देखते हैं जो इस नए ट्रेड के दौर में अच्छा कर सकती हैं, बायोकॉन और एक्यूट केमिकल्स। बायोकॉन का बिजनेस मॉडल ना बहुत ही स्मार्ट है। जैसे ही किसी महंगी दवा का पेटेंट एक्सपायर होता है, वो उसका सस्ता जेनेरिक या बायोसिमिलर वर्जन बना देते हैं।
अब ये EU FTA उनके लिए गेम चेंजर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें यूरोप में अप्रूवल जल्दी और मार्केट में एंट्री आसानी से मिलेगी। और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी काफी मजबूत है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि मार्च 2026 तक अपने स्ट्रक्चर्ड कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इससे कंपनी को सालाना लगभग 300 करोड़ रुपए की ब्याज लागत की बचत होगी, जो पैसा सीधा सीधा प्रॉफिट में जाएगा। बायोकॉन के लिए जो मुख्य रिस्क है वो है अमेरिकी बाजार पर उनकी निर्भरता। अगर अमेरिकी FDA के इंस्पेक्शन में कोई दिक्कत आती है या जेनेरिक दवाओं की कीमतें और गिरती हैं तो इसका असर उनके मार्जिन पर पड़ सकता है। अब आते हैं हमारी तीसरी कंपनी पर, एक्यूट केमिकल्स। ये कंपनी R&D पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और इसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर आधारित है। कुल रेवेन्यू का 74% एक्सपोर्ट से आता है और उसमें से भी 63% अकेले यूरोप से। तो साफ है कि ये FTA के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। कंपनी के प्रॉफिट में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। पहले कंपनी का EBITDA मार्जिन 20 से 23% के आसपास रहता था, लेकिन अब ये बढ़कर 28 से 30% हो गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंपनी अब ज्यादा मार्जिन वाले हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है, जिसका सीधा असर मुनाफे पर दिख रहा है। एक्यूट के लिए रिस्क्स की बात करें तो एक तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में देरी और कॉस्ट का बढ़ना शामिल है। साथ ही मैनेजमेंट ने खुद ये माना है कि स्पेशलिटी सेगमेंट में प्राइसिंग का दबाव है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सारी डिटेल्स को देखने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एक निवेशक के लिए इन सबका क्या मतलब है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। इसके पूरे फायदे सामने आने में समय लगेगा। तो मुख्य बातें क्या हैं? सिर्फ FTA की हेडलाइन से एक्साइटेड नहीं होना है, बल्कि कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। ये देखना है कि वो अपनी योजनाओं को जमीन पर कैसे उतार रहे हैं, और सबसे बढ़कर धैर्य रखना है। और अंत में एक सवाल, हमने 3 संभावित विजेताओं की तो बात कर ली, लेकिन ये मौका बहुत बड़ा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों के अलावा अगली बड़ी कहानी किसकी होगी? इसका जवाब ढूंढने के लिए रिसर्च करते रहना होगा।